बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले इसे समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। वैश्वीकरण के युग में जब दुनिया आगे बढ़ना शुरू हुई तब यह ढूंढा गया कि किस प्रकार से एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा। आपने 1991 में एक नीति सुनी है कि भारत ने ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन अपनाया था, एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अपनाया था। उसमें एक शब्द था ग्लोबलाइजेशन, जिसका अर्थ होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व के साथ हम एक जैसा भाव फील करेंगे, यानी कि हम अपने आप को ऐसा मानेंगे कि हम विश्व जैसे एक देश का हिस्सा हैं, विश्व जैसे एक देश है ना, और उसमें हम छोटे छोटे हिस्से या राज्य के रूप में रहते हैं। एक राज्य जैसे दूसरे राष्ट्र के साथ मुक्त व्यापार करता है, ऐसे हम एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम के रूप में हम सब लोग कार्य करेंगे। ठीक है, अब काम करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ व्यापार करना था, तो व्यापार करने के लिए आवश्यक था कि एक देश जो वो पैदा अच्छे से करता है वो दूसरे देश को आसानी से बेच पाए। और इसी की धारणा को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि भारत गेहूं अच्छे से पैदा कर रहा है तो यूएई और सऊदी तेल अच्छे से पैदा कर रहे हैं। जो जिस क्षेत्र में अच्छा है वो अपने व्यापार में एक तरफ से दूसरी तरफ तक आदान प्रदान करे। अगर उनके यहां तेल ज्यादा पैदा होता है तो वो भारत जब भेजें तो वो उस प्राइस में भेजें जिस प्राइस में उनको पड़ रहा है, यानी हमसे टैक्सेस के नाम पर रेट को ना बढ़ाया जाए, हमें ऐसे ही समझा जाए, दुनिया के लिए एक समान भाव रखा जाए उस देश के द्वारा। ऐसे ही भारत में गेहूं पैदा होता है तो भारत दुनिया को जब गेहूं भेजे तो इस प्रकार से भेजे कि वो सबके लिए एक जैसा भाव रख रही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विश्व के अंदर समानता का भाव लाने के लिए एक संगठन बनाया गया WTO। क्या यह अचानक बन गया था? नहीं साहब। WTO के बारे में फिलहाल तो प्राप्त जानकारी यह है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, लेकिन इससे पहले भी एक संस्था हुआ करती थी जिस समय पर IMF और वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ था। उस समय संस्था का नाम GATT हुआ करता था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड्स प्रिंस के साथ साथ इसका भी गठन हुआ था दुनिया में मुक्त व्यापार करने के लिए, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाया। यही कारण है कि WTO नाम का एक संगठन बनाया गया जिसमें सभी देश एक मंच पर आए और यह निर्णय लिया कि हम दुनिया में सुलभ व्यापार करने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो ये डिसाइड करेगा कि कोई भी देश अपनी किसी भी ताकत का नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। अगर किसी के पास ज्यादा अनाज पैदा होता है और वो ये सोचे कि मैं दुनिया का सारा अनाज पैदा करता हूं तो मैं क्यों ना इसके दाम इतने ज्यादा ले लूं कि अगर ये दाम ना दे पाए तो भूखे मर जाएं, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया WTO जो ये निर्धारित करता है कि हर देश दूसरे देश के साथ मुक्त व्यापार कर सके, फ्री ट्रेड कर सके, कि यानी कि किसी प्रकार की बंदिशें ना हो, ना तो इंपोर्ट पर ड्यूटी लगे ना एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगे, व्यापार को जितना हो सके खुलेपन के साथ चलाया जाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि जब भी आप मुक्त व्यापार की बात करते हैं तो हमेशा हर देश सारी सुविधाओं से संपन्न नहीं हो सकता। संभव है कि कुछ देश गरीब देश हों, संभव है कि किसी के पास संसाधन की कमी हो। ऐसी स्थिति में जिनके पास संसाधन नहीं है वो तो हमेशा ही सरकार से इन्हीं उम्मीदों में बैठे रहेंगे या दुनिया से इन्हीं उम्मीदों में बैठे रहेंगे कि उन तक संसाधनों की रीच पैदा हो जाए। यानी कि आज मान लीजिए कि कोई भी अफ्रीकन कंट्री है, वो यही चाहेगा कि उसके पास संसाधनों के नाम पर, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे और भी संसाधन सुविधा के हैं, वो सामान पहुंचाए जाएं। लेकिन उसकी मुसीबत यह है कि उसके पास इतना पर्याप्त फंड नहीं है कि वो उन सब चीजों को परचेज कर पाए। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी गरीबी उसको लेने के लिए मजबूर तो कर रही है, लेकिन संसाधनों का अभाव और गरीबी का संयुक्त प्रभाव उसे कुछ करने नहीं दे रहा है। और ऐसी स्थिति में उसके पास रहा सहा जो धन है, अगर उसने कुछ खरीद लिया तो वो भी चला जाएगा, यानी कि गरीब तो और गरीब हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अगर आप विक्रेता बनकर ही रहेंगे हमेशा और कुछ क्रय नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम इंडिया जैसे विकासशील देश की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन लगता है, 140 करोड़ की आबादी बताई गई है। ऐसी स्थिति में अगर इंडिया इंपोर्ट ही करता रहा और अपनी तरफ से कुछ नहीं बेच पाया तो हम अपना पैसा भी विदेश भेज देंगे। सामान तो हम खरीद लिए, लेकिन जैसे अंग्रेजों के काल में हम लोग गरीब हो गए थे, हम फिर से गरीब हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास से सारा पैसा जब चला जाएगा तो फिर हम लोग तो कुल मिलाकर डेट में ही चले जाएंगे ना। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश में यही किया था। हमारे देश से जो वेल्थ को बाहर ले जाने की थ्योरी थी वो असल में यही तो थी। तो हमारे देश के पैसे को कैसे बाहर ले जाया गया? ऐसे ही गया था। ऐसी स्थिति में WTO के सामने एक जिम्मेदारी और आई, और वो जिम्मेदारी क्या थी कि क्यों ना विकासशील देशों का संरक्षण किया जाए, यानी कि यह तय किया जाए कि विकासशील देशों से भी कुछ खरीदा जाएगा।
अल्प विकसित देशों से भी कुछ खरीदा जाएगा, सो दैट वो भी कुछ बेचकर पैसे कमा सकें। अदरवाइज तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जिनके पास में इतना संसाधन है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी पैदाइश है, वो तो अपना माल बेच बेचकर और अमीर हो जाएंगे और गरीब मारा जाएगा। तो WTO सबका हितों का ध्यान रखने के लिए बनाया गया एक संगठन बना। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि कभी भी, जैसे आज हम आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण का आधार क्या है, तो आधार है कि अगर कोई भारत का वर्ग ऐसा है जिसने कभी समाज के अंदर अपनी पूर्वजों के चलते एक उच्च स्तर पाया हुआ था, तो निम्न स्तर पर जो विराजमान है व्यक्ति, उसे आरक्षण की मदद से इनके बराबर लाया जाए। आरक्षण की असल अवधारणा समानता के ऊपर केंद्रित है। WTO ने भी कुछ ऐसे ही आरक्षण के प्रावधान किए। आरक्षण के प्रावधान में अल्प विकसित देशों को प्रोविजन दिया गया कि आप चिंता मत करिए, आपके यहां से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो विकसित देश खरीदेंगे, ताकि तभी तो आपके पास पैसा आएगा। इसी प्रकार से विकासशील देशों से कहा गया कि आपके यहां पर जो प्रोड्यूस होते हैं, जो पैदावार होती है, आप उसकी जो उत्पादन लागत है या फिर जो आपकी जो टोटल GDP उसकी वजह से क्रिएट होती है, उसका 10% तक अपने देश के अंदर विकास पर खर्च कर सकते हैं। और विकसित देशों से कहा गया कि आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका 5% ही आप विकास पर खर्च करेंगे। अब ये क्या कहानी निकल आई, अब इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। तो पहले आपको यदि यह क्लैरिटी ऑफ थॉट आ चुका है कि रिजर्वेशन के तरीके से अल्प विकसितों का तो संरक्षण कर दिया गया, अब विकासशील वर्सेस विकसित देशों की लड़ाई समझते हैं। विकासशील में रख लीजिए इंडिया को, विकसित में रख लीजिए अमेरिका को, ताकि उदाहरण समझने में आसानी होगी। विकासशील के नाम पर इंडिया चाहता है कि मेरी पैदावार और बढ़े, जो मेरे पास है मैं दुनिया को बेचकर विदेशों से पैसे कमाऊं। चूंकि इंडिया आफ्टर हरित क्रांति एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्टर बन गया है, ऐसी स्थिति में भारत कृषि पदार्थों को बेचकर पैसे कमाना चाहता है। पैसे कमाने के लिए हमारी पैसे कमाने की भूख बढ़ी तो हमने पैदावार बढ़ाई। पैदावार कैसे बढ़ाई? पैदावार के लिए हमने स्वामीनाथन जी के द्वारा रिकमेंडेड हरित क्रांति को शब्द से पालित किया। उन्होंने कहा कि आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देने होंगे, फर्टिलाइजर देने होंगे, पानी पहुंचाना होगा, किसान की पैदावार बढ़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो भारत कृषि निर्यात करेगा और पैसे बढ़िया से कमाएगा। चलिए ये तय हो गया, पैसे बढ़िया से कमाएगा। जब ये तय हुआ तो अब इसमें एक पेच फंस गया। क्या फंस गया? कि हम इस प्रकार से सरकारी सहायता के नाम पर हम किसान को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड दे रहे हैं, हम उसको फर्टिलाइजर दे रहे हैं, फर्टिलाइजर के साथ पानी दे रहे हैं। विकसित देशों ने कहा ऐसे करने लगे अगर आप तो पूरे व्यापार के ऊपर मोनोपोली कर लेंगे। मोनोपोली से ही तो बचाने के लिए WTO बना है। अगर भारत भी ऐसे करने लगा, अपनी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता हुआ ले गया और ले जाकर उसने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि भाई मैं तो पैदा करके कृषि सस्ते दामों पर दुनिया में बेचूंगा, दुनिया में कोई और खड़ा ही नहीं हो पाएगा, तो फिर WTO के देशों ने हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया कि साहब ऐसे नहीं चलेगा, आप पैदा सस्ते मालों में। तो भारत ने कहा हम गलत क्या कर रहे हैं साहब? बोले आप अपने किसानों को सहायता दे रहे हैं। बोले कैसी सहायता? बोले फर्टिलाइजर की बोरी अगर 3000 की पड़ रही है, आप उसको 1500 की दे रहे हो, आप उसे सब्सिडी दे रहे हो। आपने फर्टिलाइजर के साथ साथ उसको किसान को अपनी तरफ से जेब में पैसा भी दे दिया। जो वो बेचने आया तो आपने उसको महंगे दाम पर भी खरीद लिया, आप उसको सब्सिडी दे रहे हो। सरकार ने कहा सब्सिडी दे रहे हैं का मतलब क्या हुआ? बोले आप उसकी लागत को उसके जेब पर कम पड़ने दे रहे हो ताकि वो आसानी से इसे और ज्यादा पैदा करे, और आप उस पैदावार को लेकर दुनिया का व्यापार बिगाड़ रहे हो। भारत ने कहा, दुनिया के देशों ने कहा कि थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना, कहना क्या चाहते हो? बोले देखो 3 तरह की सब्सिडीज अलाउड हैं, सहायता 3 प्रकार की किसानों को अलाउड है। एक का नाम ग्रीन बॉक्स है, एक का नाम अंबर बॉक्स है और एक का नाम ब्लू बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो हैं जैसे कि आपने रिसर्च पर पैसा खर्च किया, जैसे कि आपने पानी के नालों पर पैसा खर्च किया, जिसको आप कर सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है। कोई भी सरकार कितना भी इस पे पैसा खर्च करे उसे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं माना जाएगा। यह नहीं माना जाएगा कि यह सरकार पैदावार इसलिए कर रही है क्योंकि दुनिया का व्यापार बिगाड़ना चाहती है। तो बोले ये तो अलाउड है। दूसरा रखा अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स सब्सिडी में कहा गया कि यह वो सब्सिडी है जिसकी लिमिट सेट है, मतलब आप किसानों को सहायता अगर देना चाहते हो तो इसकी एक लिमिट है जिसकी पालना करनी होगी। बोले क्या लिमिट है? बोले लिमिट यह है कि आप अपने कुल प्रोड्यूस का, जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ की आपने पैदावार करी है, तो उसमें से आपको केवल 10% ही
आप अपने किसानों को सब्सिडी में दे सकते हो, यानी कि आप 100 करोड़ रुपए ही निकालकर किसानों को सब्सिडाइज कर सकते हो। बोले जैसे जैसे मान लीजिए एमएसपी के ऊपर आपने पैसे दिए, या फिर आपने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी, या केरोसिन पर सब्सिडी दी। बोले इस प्रकार की जो चीजें हैं जो डायरेक्ट लाभ पहुंचा रही है किसान को, वो आप नियमित करके 10% तक ही दे सकते हो। और हां, विकसित देश जो कि पहले से प्रभावशाली पैसे वाले हैं, जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, वो अपने किसानों को केवल 5% तक ही अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का धन दे पाएंगे। बोले ये चीज हो गई। और तीसरी ब्लू बॉक्स, जो कि स्पेशल कंडीशन अप्लाई करके किसानों को पैदा ना करने के लिए दिया गया धन है, उसको आप हटा दीजिए। तो फिलहाल अंबर बॉक्स पर कहानी टिकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज भारत सरकार किसानों को अपनी तरफ से कोई मदद देना चाहती है, तो WTO के क्लॉज में वो अंबर बॉक्स में आकर फंस जाती है, क्योंकि अंबर बॉक्स के तहत WTO ने भारत पर पाबंदी लगा रखी है कि वो कुल प्रोड्यूस का 10% ही किसानों की मदद पर खर्च कर सकती है। आज जब भारत के किसान सड़कों पर निकल कर आए हैं, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत से चले हुए जो किसान आए हुए हैं, इन किसानों की प्रमुख मांग में एमएसपी है। एमएसपी बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका मतलब हुआ कि किसानों को यह सुनिश्चित करा दीजिए कि हम इतना पैसा आपकी फसल पैदा होने पर देंगे ही देंगे। जिन्हें यह नहीं पता न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, उसके आसान भाषा में ऐसे समझिए कि किसान ने XYZ वस्तु प्रोड्यूस की है, उस प्रोड्यूस की हुई वस्तु को खरीदने की गारंटी सरकार कर दे। आप पैदा करो, मैं खरीद कर रहूंगा और इतने से कम पर नहीं बिकने दूंगा। उदाहरण के लिए भारत सरकार वर्तमान में 23 फसलों के ऊपर एमएसपी देती है, जिनमें गेहूं चावल शामिल है। कि गेहूं अगर बिकने आया, सरकार ने कह दिया कि मैं 2200 रुपए क्विंटल में खरीदूंगा ही खरीदूंगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसान की अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि वो अगर किसी को भी बेचता है तो 2200 से कम में तो नहीं बेचेगा। इससे उसकी प्राइस फिक्स होती है। प्राइस फिक्स होती है तो किसान को यह फायदा होता है कि कल को उसे डर नहीं रहेगा। फिर सवाल बनता है, सर जब ऑलरेडी एमएसपी देने की बात की हुई है तो फिर किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? किसान चाहता है कि इस एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए। कानून का मतलब लीगलाइज किया जाए इस बात को कि उसे लिखित रूप से एमएसपी मिलकर रहेगी। पर बोले सर एमएसपी के ऊपर लीगल कैसे हो सकता है? कोई कानूनी रूप से यह कैसे कह सकता है कि एमएसपी दी जाएगी? अरे सरकार तो बहुत सारी चीजें कानून में कहती है, क्यों नहीं इसके बारे में कह दे? सर नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि WTO ने पाबंदी लगा रखी है देश के ऊपर। क्योंकि अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि व्यापार ऐसा हो कि आपके यहां से भी सामान दुनिया के देश खरीदें और आप भी दुनिया से सामान खरीदें, तो आपको शर्तें माननी पड़ेंगी। क्योंकि दुनिया को आपने LPG मान करके वैश्वीकरण में आप ही शामिल हुए थे। आप ही ने कहा था कि हम विश्व के व्यापार में सहयोगी होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में केवल गेहूं और चावल का व्यापार थोड़ी करते हो, आप तेल भी खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदते हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल गुड्स भी खरीदते हो, आप तमाम प्रकार की चीजें खरीदते हो। ऐसे तो आप किस किस चीज के लिए लड़ाई लड़ने निकलेंगे? तो बोले ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसान कानूनी रूप से चाहता है कि उसको एमएसपी की गारंटी दी जाए, तो उसमें अड़चन सबसे बड़ी क्या है? उसमें अड़चन है WTO का भारत मेंबर है। WTO का भारत मेंबर क्यों है? क्योंकि भारत की मजबूरी है, क्योंकि भारत को बहुत से सामान खरीदने होते हैं और बहुत से सामान दुनिया में बेचने होते हैं। केवल हम कृषि उत्पाद ही नहीं बेचते, हम टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करते हैं, दवाएं भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम जेम्स एंड ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे अगर हर गुड्स को अगर हमने WTO से बाहर निकलने की मशक्कत की, तो संभव है कि दुनिया का देश कोई उसको खरीदेगा ही नहीं। वो कहेगा तुम तुम्हारे हितों के रखवाले हो, तुमको लगता है कि तुम्हारे हित में है तो तुमने कर लिया, नहीं तो नहीं किया। इसका मतलब फिर यह हुआ कि एमएसपी जो हम चाहते हैं, किसान जो हमारे चाहते हैं, सरकार वो दे नहीं सकती कानूनी रूप से, बिकॉज उसको WTO अड़जा के बैठा हुआ है। इसलिए किसानों ने डिमांड क्या करी कि अब WTO की मेंबरशिप छोड़ दो। तो अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या केवल कृषि के लिए भारत अपने अन्य सभी सेक्टर्स को, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे व्हीकल यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे मोबाइल सेक्टर हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे जूट उद्योग हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग हो, इन सारे उद्योगों को कॉम्प्रोमाइज कर पाएगी? ये बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि WTO सभी देशों को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। तो संभवतः WTO से निकलने की डिमांड भारत क्यों करता है, यह समझ में आया। मतलब किसान डिमांड क्यों करते हैं, भारत क्यों नहीं निकल पाता, यह समझ में आया। एक बड़ा सवाल और इसमें बचा रह जाता है, सर भारत ने इसका कोई बाईपास नहीं निकाला हुआ है क्या? निकाला हुआ है। भारत ने इसका बाईपास निकाला हुआ है एक पीस क्लॉज के नाम पर। पीस क्लॉज क्या है? 2013 में WTO की बैठक में यह डिसाइड किया गया कि भारत जैसे देश जिन्होंने भुखमरी का सामना किया है, आपको याद होगा
वो दशक जिस समय पर भारत के अंदर जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। हमारे पास में एक वक्त का ही भोजन था, यानी हम एक समय खाना खा सकते थे, इतना ही सरवाइव करने का हमारी आर्थिक स्थिति थी। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि भारत युद्ध लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ, तो उस समय किसानों को मोटिवेट किया था कि आप किसानों को, देशवासियों को मोटिवेट किया कि आप अपने एक समय का खाना जवानों को भेजो ताकि वो बॉर्डर पर जाकर लड़ सके। और उसी समय फिर हरित क्रांति के लिए स्वामीनाथन जी को बुलाया गया कि आप कुछ आइडिया लगाइए। कृषि वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग के साथ काम किया था, तो बोले आप आइडिया लगाइए कैसे देश को इससे बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ टारगेटेड काम करना होगा, हम किसानों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो बोले फिर ऐसी स्थिति में भारत जगह जाकर क्या बोलता है, देखो दुनिया में भारत बोलता है कि हमने अपने देश की भूख की सुरक्षा के लिए ये वाला जो सब्सिडी वाला सिस्टम है वो चलाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में डब्ल्यूटीओ ने कृषि उत्पादों के मामले में एक पीस क्लॉज 2013 में जारी किया, जिसमें यह कहा कि यदि कोई देश अपने यहां की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब्सिडी देता है तो उसे दी जानी चाहिए। लेकिन मुसीबत क्या है, जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दुनिया के अंदर अनाज का संकट उत्पन्न हुआ, तो भारत ने बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दुनिया को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट किया। भाई भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं हम? जब तो हम बोलते हैं कि विश्व एक परिवार की तरह है, और जब विश्व परिवार की तरह है तो हम विश्व के लोगों को भूखा कैसे छोड़ दें? तो यह मुसीबत बनकर आ गई। तो मुसीबत बनकर आई तो भारत ने सहयोग किया, लेकिन दुनिया ने क्या कहा, देखो इन्होंने एक्सपोर्ट करके पैसे कमा लिए। हमने अपने देश में अपनी देश की आबादी के लगभग 2 साल के लिए अनाज को सुरक्षित रखा हुआ है कि हम अगर 2 साल तक पैदा नहीं कर पाए तो भी हम अपने एफसीआई के गोडाउन्स में भरे हुए अनाज से 2 साल तक अपने देश की भूख को मिटा सकते हैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो हमने एक्सपोर्ट करके लोगों को अनाज भेजा। दुनिया ने कहा देखो ये तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बोले पीस क्लॉज इन पर लागू ही नहीं होता, ये तो खुद की सुरक्षा के नाम पर जो पैसा लेकर बैठे थे उसी से बेचकर पैसा कमा रहे हैं। तो बोले इनको घसीटा जाए। इसलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हैं, ब्रिटेन, ये डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ चले गए। इनने कहा कि साहब ये तो गलत है, ये इस तरह से अगर करेंगे तो इसका मतलब ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग तरीका है। दुनिया में अगर कोई भी देश सस्ता माल बेचने लग जाए तो कोई दूसरे से सामान क्यों खरीदेगा? ये बिल्कुल वैसे है। डब्ल्यूटीओ एक प्रकार की मंडी तरह से समझिए, जो ये निगरानी रख रही है, मंडी की एक कमेटी समझिए जो ये निगरानी रख रही है कि मंडी में जितनी भी दुकानें लगी हैं वो कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है कि आलू 2 रुपए किलो ले लो जहां दुनिया 20 रुपए किलो बेच रही है। अगर ऐसा कर रहा है तो वो व्यापार बिगाड़ रहा है, तो उसे रोको। तो इंडिया कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि सब्सिडी के नाम पर सस्ता अनाज बेचकर दुनिया में अपने किसानों को सब्सिडी देता है, किसान से अनाज पैदा करवाता है, सस्ता माल बेच करके एक अधिकार अनाज उत्पादन पर करना चाहता हो। तो बोले ऐसी चीजों से इंडिया को रोका जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह तथ्य समझ में आया हो, डब्ल्यूटीओ का क्लॉज क्या है, डब्ल्यूटीओ को क्यों किसान बाहर निकालवाना चाहते हैं। मुक्त व्यापार की कहानी भी सुन लीजिए। किसानों की एक मांग और है कि मुक्त व्यापार से बाहर निकलिए। अब यह क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ऑलरेडी 13 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है, जिसमें हाल ही में सबसे ताजा ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया है। मुक्त व्यापार का मतलब क्या है? हम डब्ल्यूटीओ से भी एक कदम आगे चले गए। हमने कुछ देशों से बात करी कि आपके देश में मैं भेजूंगा और आप मेरे देश में भेजना, हम एक दूसरे से कोई भी टैक्स नहीं वसूलेंगे। हमने डब्ल्यूटीओ के अंदर तो हर देश के साथ में प्रावधान यह किया हुआ है कि आवश्यकता अनुसार, हमें लगता है चाइना माल डंप कर रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। लेकिन कुछ देशों से, जैसे 13 देशों से हमने किया, जिनमें नेपाल भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, इनसे हमने कहा आप चिंता मत करिए, आप कुछ सामान हमारे पास ऐसा भेजिए जिस पर हम कोई ड्यूटी नहीं लेंगे, आप भी ड्यूटी मत लेना। देखिए दुनिया का हर देश चाहता है कि वो भारत पहुंचे। क्यों? क्योंकि भारत का बाजार सबसे बड़ा बाजार है और उभरती हुई इकोनॉमी है, तो लोग खरीदने की कैपेसिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd नंबर पर आता है। तो बोले दुनिया के देश चाहते ये हैं कि भारत तक पहुंच हमारी बन जाए। भारत में पहुंच बन जाए तो भारत से अगर टैक्सेशन में भी राहत मिल जाए कि भारत कोई भी टैक्स लगाएगा नहीं, और भारत वालों के पास ज्यादा अभी कोई बड़ी पैदावार है नहीं फसलों के अलावा, कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, मेक इन इंडिया के नाम पर इन्होंने कुछ किया नहीं, तो बोले इनसे ये कह दो कि तुम भी हमारे यहां बेचने आओगे तो हम टैक्स लेंगे नहीं। तो दुनिया के बहुत से देश चाहते ये हैं कि भारत से मुक्त व्यापार किया जाए। तो हम 100% मुक्त व्यापार किसी से नहीं करते, हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन से तरीकों में हम विन विन सिचुएशन में रहेंगे। व्यापार बढ़ाना जरूरी है, ये सही बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम एक तरफा हो जाएं और हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाएं। इसलिए हम कभी 99% गुड्स पर करते हैं, कभी 98% गुड्स पर करते हैं। मुक्त व्यापार को हम सीमित दिशा के अंदर करते हुए निकलते हैं। लेकिन विदेशी देश हमको कई बार इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि एक बात बताइए,
आप लोग कहते हैं कि मुक्त व्यापार को नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता दुनिया से सब्सिडाइज कीमतों पर अगर आज इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ना पाया होता तो आज दुनिया के लिए भारत फार्मेसी बनकर ना बैठा होता। आपको ज्ञात होना चाहिए कि दुनिया में जेनेरिक दवाओं का नंबर 1 एक्सपोर्टर इंडिया है। इतनी बड़ी मात्रा में हम दवाएं बेचते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए जो एपीआई आता है वो हम चाइना से खरीदते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उनके अंदर का मसाला, वो हम चाइना से खरीदते हैं, चाइना से खरीद के बाहर बेचते हैं। हम चाइना को भी व्यापार दे रहे हैं और हम खुद भी व्यापार करके कमा रहे हैं। तो एक प्रकार से चाइना से सामान सस्ता खरीद के हम महंगे में बेच रहे हैं। इससे दुनिया हमसे कहती है कि देखो आपको फायदा हुआ ना इस चीज से। फिर कुछ और उदाहरण देते हैं कि देखो आज इंडिया डिजिटल कहती है, डिजिटल क्रांति हमने कर ली। डिजिटल क्रांति इंडिया कर ही नहीं पाता अगर हम लोग सस्ते उत्पाद कहीं दूसरे देशों से खरीद ना पा रहे होते। इसका मतलब इंडिया ने दुनिया के देशों से सस्ते में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद करके एक्सपोर्ट करके धन कमाया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप मुक्त व्यापार करिए, इकोनॉमी में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, विदेशी कंपनियां निवेश करने आएंगी, बढ़िया लाभ होगा। पक्ष विपक्ष दोनों हैं। किसानों का कहना है कि आप मुक्त व्यापार समझौते से भी बाहर आइए और दूसरा डब्ल्यूटीओ से भी बाहर आइए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यह कर पाना देश के लिए बहुत मुश्किल टास्क हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन हो जाता है। कोई चार्ज लगता नहीं है, सब्सक्राइब का बटन ही तो क्लिक करना होता है। भाई कि लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपना कमेंट जरूर रखें।